गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। बीएससी पार्ट थर्ड में हमारा क्या चल रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, लास्ट ईयर जो आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनकी बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपने पास जो फर्स्ट यूनिट थी आप लोगों की, वहाँ हमारे पास फर्स्ट यूनिट में हमने एक चैप्टर लिया था ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का, वो आप लोगों का कंप्लीट है। आज जो हम उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के पास है यूनिट फर्स्ट में, कौन सा हमारे पास है, एनएमआर, जिसको आप लोग बोलते हो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये क्या है हमारे पास, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमारे पास जो भी कंपाउंड होते हैं उनको स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज में लेते हैं। तो वहाँ से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब इस चैप्टर में से जो जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, हम ओनली फॉर उनकी बात करेंगे। जैसे आप लोगों के पास सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एनएमआर का इंट्रो बता दूं कि एनएमआर में होता क्या है। एनएमआर जो हमारे पास होता है, एनएमआर जो हमारे पास होगा इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हमारे पास होगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये जो आप लोगों के पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हम क्या करते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है मेन, तो जब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हमारे पास होता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करने के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ में लेते हैं। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में से एक चैप्टर हमारे पास यहाँ है, इसको हम बोलते हैं एनएमआर या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या फिर इसका एक और नाम हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं क्या, एनएमआर या फिर पीएमआर। अब पीएमआर हमने क्यों बोला, क्योंकि एनएमआर देखो हमारे पास क्या होता है, हमने इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जो भी आप लोगों के पास एलिमेंट होता है उसमें क्या होती है, हमारे पास न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं, यही चीज़ होती है। जैसे आप लोगों को एटम का पढ़ता होगा, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास क्या होती है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सराउंडिंग इसके मूवमेंट करते हैं, हमारा राउंड लगाते हैं, ये चीज़ होती है। तो सेंटर में जो हमारे पास होती है, सेंटर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये न्यूक्लियर सेंटर में हमारे पास है यहाँ पे न्यूक्लियस, जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में नाभिक, ये हमारे पास होती है। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसके सराउंडिंग हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। तो जब हमारे पास प्रोटॉन हमारे पास होंगे, तो प्रोटॉन मीन्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से लेके चलते हैं इसको। तो जब भी हम प्रोटोनों से रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं पीएमआर या फिर एनएमआर। तो यहाँ से ध्यान रखना आप लोग, या तो आप लोगों को एनएमआर कि आप लोगों के पास बेसिक प्रिंसिपल पूछ लेगा, या फिर पीएमआर, दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एनएमआर को ही हम क्या बोलते हैं, पीएमआर बोलते हैं। तो ये अपने पास हो गया कि हमारे पास एनएमआर और हमारे पास पीएमआर क्या है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, वो हमारे पास है, जहाँ से लेंथी क्वेश्चन आता है आप लोगों का, उसको वो हमारे पास है केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। ये हमारे पास है केमिकल शिफ्ट, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक विस्थापन। ये हमारे पास होती है रासायनिक विस्थापन या फिर केमिकल शिफ्ट। यहाँ से आप लोगों का लेंथी क्वेश्चन बनता है। इसी क्वेश्चन में आप लोगों की 2-3 चीज़ें कवर हो जाती है। एक इसमें क्वेश्चन आप लोगों के पास छोटा जो शॉर्ट आप लोगों के पास होता है वो टीएमएस, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, वो भी अपना इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा हमारे पास केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन में। अब देखो हमारे पास क्या होता है, केमिकल शिफ्ट हमारे पास क्या होगी, देखो आप लोगों के पास होगा एनएमआर स्पेक्ट्रा। जब भी हम बनाएंगे तो हमारे पास जैसे स्पेक्ट्रा आता है किसी कंपाउंड का, तो हम क्या करते हैं, उसके सिग्नल शो करते हैं। तो वो जो सिग्नल्स हमारे पास होगा, जो भी हमारे पास सिग्नल रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें कि स्टैंडर्ड के रूप में यूज में लेंगे, जिसको संदर्भ बोल सकते हो आप लोग। उस स्टैंडर्ड से हमारे पास जो प्रोटोनों के जो अवशोषण संकेत मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। मैं आप लोगों को इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट रिप्रेजेंट करने का कोई आप लोगों के पास होगा। ये हमारे जैसे ही हमारे पास ये सिग्नल होंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले हम ड्रा करते हैं लास्ट में इसकी टीएमएस। ये हमारे पास क्या होती है, एनएमआर की टीएमएस।
TMS होती है, ये अपने पास जो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास TMS की, वो कितनी होती है, 0 से स्टार्ट होता है हमारे पास TMS। इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ें आएगी वो इधर वाली साइड आएगी और एक इधर वाली साइड आएगी हमारे पास। तो इस TMS की रेफरेंस में जो भी प्रोटॉनों के हमें अवशोषण संकेत मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। ये जो TMS हम यूज़ करते हैं, ये TMS हम हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ करेंगे, संदर्भ के रूप में यूज़ करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इस डायग्राम को शो कर दूँ। इस डायग्राम को शो करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि केमिकल शिफ्ट में होता क्या है। तो देखो इधर मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले हम जो सिग्नल बनाते हैं वो सिग्नल क्या है, हमारे पास TMS का सिग्नल है और इसकी वैल्यू आप लोग कितनी लेते हो, 0। जैसे ही हमारे पास 0 आ जाएगा, इससे बाद में हम स्टार्ट करेंगे 1, हमारे पास हो जाएगा 2, ये 3, 4, 5, 6। हमारे पास ऐसे आप लोगों के पास जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक चली जाएगी, 10 तक हमारे पास वैल्यू चली जाएगी। ये जो 10 तक वैल्यू आप लोगों के पास गई, ये हमारे पास किस में है, डेल। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, डेल में वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर मैं अपोजिट लेके चलूँ, जैसे मैं इधर यहाँ पे आप लोगों के पास है, यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 से, ये आप लोगों के पास होगा। तो जैसे ही हमारे पास इस वाली साइड जो आप लोगों के पास होगा, ये जैसे ही मूव करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव करने के बाद हमारे पास जैसे ही मूवमेंट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास हो जाएगी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारे पास हो जाएगी 10। तो ये जो वैल्यू आप लोगों के पास आएगी वो किस में आएगी, हमारे पास टो वैल्यू में। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप लोग NMR स्केल बनाते हो तो NMR स्केल बनाने में हमारे पास 2 यूनिट यूज में आती है, एक तो टो और एक दूसरी होती है डेल। तो जहाँ पर आप लोगों का टो का वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं अपफील्ड, और जहाँ हमारे पास किसकी डेल की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं डाउनफील्ड। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे NMR पैमाना, ये हमारे पास है NMR पैमाना, ये हमारे पास है यूनिट या फिर NMR पैमाना बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो डेल में और टो में वैल्यू आएगी। ये जो आप लोगों के पास है वो क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड के रूप में प्रेजेंट है, जिसको आप लोग बोलते हो TMS या फिर टेट्रामेथिल सिलेन। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब हमारे पास क्या होता है, 10 की हमारे पास क्या होगी, जब डेल की वैल्यू जब हमारे पास हाईएस्ट होती है तब हमारे पास इधर वाली साइड, हमारे पास इधर वाली जो साइड होती है वो हमारे पास होती है यहाँ पे डी। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप लोगों के पास होंगे उसकी प्रोटोनों का वहाँ क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे डी शील्डिंग होंगे वो प्रोटोन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिरक्षित, वी परिरक्षित हमारे पास हो जाएंगे, ये वाले वी परिरक्षित हमारे पास हो जाएंगे, क्या, वी परिरक्षित। परिरक्षित हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये वाले प्रोटॉन भी परिरक्षित हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास इधर वाली साइड मूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोटॉन शील्डिंग हो जाएंगे, शील्डेड हो जाएंगे या फिर शील्डिंग हो जाएगी प्रोटोनों की, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन परिरक्षित, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे परिरक्षित। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे पास क्या होती है, टो की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ तो हमारे पास जो प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे, शील्डेड होंगे, और जहाँ हमारे पास क्या होगी, डेल की वैल्यू ज़्यादा आप लोगों के पास होगी वहाँ प्रोटॉन क्या होंगे, डी शील्डेड होंगे या फिर वी परिरक्षित आप लोगों के पास हो जाएंगे प्रोटॉन। तो ये आप लोगों को चीज़ ये कैसे पता चलेगी, जब हम आगे इसकी स्टडी करेंगे, किसके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट, वहाँ जाकर हमें ये चीज़ पता चलेगी कि जो आप लोगों के पास ये वाली जो चीज़ है, केमिकल शिफ्ट की जो चीज़ है हमारे पास, वो कैसे आप लोगों के पास आई, कैसे नहीं आएगी, इसकी डिपेंड ये हमारे पास होगा, वो किस में अकॉर्डिंग आएगा, केमिकल शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी अपने पास प्रोटॉन क्या करेंगे, या तो आप लोगों जो प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे, या तो शील्डेड होंगे या फिर क्या होंगे, डी शील्डेड आप लोगों के पास प्रोटॉन होंगे। तो ये आप लोगों के पास है, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये NMR पैमाना है, इसमें 2 चीज़ है, शील्डिंग और डी शील्डिंग। ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये हमारे पास क्या होती है, NMR पैमाना बनाने के लिए जिसको हम स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे TMS या फिर टेट्रामेथिल सिलेन, ये हमारे पास है। अब ये आप लोगों के पास जो भी प्रोटॉन वगैरह होंगे उसकी NMR सिग्नल हम कैसे बनाएंगे, इसकी हम बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी आप लोगों के पास जो है, अभी हमारे पास जो है टॉपिक, वो हमारे पास क्या है, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। इसी में ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन और बन गया, ये
हमारे पास होगा TMS। इससे बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के पास पूछा हुआ है, शॉर्ट नोट पूछा हुआ है TMS के ऊपर कि TMS या फिर टेट्रामेथिलसिलेन होती क्या है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट को। तो देखो यहाँ पे ये जो TMS होता है, सबसे पहले हम बात करें तो TMS की स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे पास, टेट्रामेथिलसिलेन। ये जो आप लोगों के पास होंगे क्या होंगे, सिलिकॉन हमारे पास प्रेजेंट है और इस सिलिकॉन से कितने 4 मैथिल ग्रुप अटैच है, इसको हम बोलते हैं टेट्रामेथिलसिलेन। ये हमारे पास है क्या, टेट्रामेथिलसिलेन। सिलिकॉन है कार्बन वाली फैमिली से बिलोंग करता है, 4 वैलेंसी इसकी होती है, जैसे कार्बन की 4 होती है वैसे किसकी होगी, सिलिकॉन की भी कितनी होगी, 4 वैलेंसी होगी। तो पूरी वैलेंसी इसकी फुलफिल है हमारे पास, यहाँ पे कंप्लीट है यहाँ पे वैलेंसी सिलिकॉन की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिलसिलेन, फुल फॉर्म हमारे पास हो गई। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो टेट्रामेथिलसिलेन होता है वो क्या होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। कुछ जो TMS हमारे पास होती है या फिर टेट्रामेथिलसिलेन होती है, तो टेट्रामेथिलसिलेन जो होगी इसको हम NMR जो हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है उसमें स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ में लेते हैं। स्टैंडर्ड या संदर्भ जो भी आप लोग बोलोगे, स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ में लेते हैं NMR बनाने के लिए, उसको हम बोलेंगे TMS या फिर टेट्रामेथिलसिलेन। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग हाइड्रोजन या फिर प्लेटिनम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, संदर्भ इलेक्ट्रोड, वैसे ही हमारे पास क्या होती है यहाँ पे ये जो हमारे पास चीज़ होती है टेट्रामेथिलसिलेन, उसको भी हम किसके यूज़ में करते हैं, रेफरेंस के रूप में या फिर संदर्भ के रूप में हम यूज़ करते हैं किसमें, NMR स्पेक्ट्रा में। नेक्स्ट हम करते हैं कि क्या रीज़न है कि हमने TMS को ही चूज़ किया NMR में, स्पेक्ट्रा में जो आप लोगों के पास हो गए उसको NMR स्पेक्ट्रा में हमने TMS को ही क्यों चूज़ किया संदर्भ के रूप में, अलग जो अपने पास जो कंपाउंड है उनको भी चूज़ कर सकते थे। तो इसकी बहुत सारे रीज़न है हमारे पास। तो फर्स्ट रीज़न इसका क्या होगा, फर्स्ट रीज़न हमारे पास क्या है इसका, इसके पास जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास, वो प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट इसका हम देंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समतुल्य प्रोटॉन। यहाँ जो हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है इसके NMR के, वो हमारे पास क्या है यहाँ पे समतुल्य प्रोटॉन या फिर इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट होने के कारण सारे के सारे जो मैथिल ग्रुप है वो एक ही सिग्नल देंगे और वो सिग्नल भी हमारे पास कहाँ आएगा, बिल्कुल शार्प पे हमारे पास मिलता है, सबसे हाईएस्ट पे हमारे पास पिक मिलती है इसकी, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ में लेते हैं। तो फर्स्ट आप लोग क्या बताओगे कि हमारे पास यहाँ क्या होता है, इसका जो प्रोटॉन हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने के कारण हमारे पास का क्या मिल जाएगा, पिक जो मिलेगी इसकी हमारे पास वो क्या मिलेगा, हमारे पास शार्प पिक मिलती है इसकी। जो भी अवशोषण संकेत बोल दो आप लोग या फिर एब्जॉर्प्शन जो आप लोगों के पास सिग्नल होंगे ये बोल दो, या फिर आप लोगों के पास जो भी पिक आएगी इसकी वो पिक क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, ये आप लोगों के पास हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन सिग्नल। इसके जो अवशोषण संकेत हमारे पास मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, अवशोषण संकेत हमारे पास इसके बिल्कुल शार्प मिलते हैं, तीव्र हमारे पास होता है, यानी कि हाईएस्ट पिक पे मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके सारे जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, इस रीजन से। सेकंड अपने पास बात हो गई। थर्ड हमारे पास बात क्या होती है कि ये जो कंपाउंड हमारे पास होता है वो केमिकली इनर्ट होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय हमारे पास होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो टेट्रामेथिलसिलेन है वो केमिकली क्या है, आप लोगों के पास इनर्ट है, या आप लोगों के पास होगा रासायनिक अक्रिय। इसको आप लोग लिख सकते हो रासायनिक अक्रिय अपने पास हो जाएगा ये वाला जो होगा। तो रासायनिक रूप से अक्रिय होने के कारण जो भी आप लोग NMR सिग्नल बनाओगे, यानी कि सैंपल आप लोगों को यूज में लेना पड़ेगा, उस सैंपल के साथ कोई भी रिएक्शन इसकी शो नहीं हो पाती है, यानी कि ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। इसलिए भी हम इसको किसके रूप में यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड के रूप में या फिर रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये वाला जो कंपाउंड आप लोगों के पास होता है वो क्या होता है, आप लोगों के पास वोलेटाइल कंपाउंड होता है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो वाष्पशील पदार्थ हमारे पास होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड आप लोगों के पास होगा वो कौन सा होगा, वोलेटाइल।
वोलेटाइल कंपाउंड होता है जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो वाष्पशील। वाष्पशील होने के कारण भी हम इसको क्या करते हैं, वाष्पशील होने के कारण भी हम इसको किसके रूप में यूज़ में लेते हैं, स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ में लेते हैं। तो ये 2-3 रीजन थे हमारे पास कि जो टेट्रामेथिलसिलेन है इसको ही हम रेफरेंस के रूप में क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट तो आप लोग के पास हो जाएगा कि ये केमिकली इनर्ट होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, जो भी सैंपल आप लोग लोगे उसके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए यूज़ में लेते हैं। सेकंड आप लोग बताओगे कि ये जो आप लोगों के पास टेट्रामेथिलसिलेन है, टेट्रामेथिलसिलेन में चारों जो प्रोटोन आप लोगों के पास कार्बन होते हैं वो चारों कार्बन के पास जो प्रोटॉन होंगे वो सेम प्रोटॉन होंगे, और सेम प्रोटॉन होने के कारण हमारे पास क्या होंगे, सारे जो प्रोटॉन हमारे पास होंगे वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने के कारण सेम सिग्नल देंगे, और वो सेम सिग्नल क्या मिलेगा, बिल्कुल शार्प भी हमारे पास मिलेगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या होता है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो इसकी पिक मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें शार्प मिलेगी, और हमारे पास सबसे हाईएस्ट पे इसकी पिक आने के कारण जो भी अलग जो नेक्स्ट जो सिग्नल है हमारे पास वो इसके इधर वाली साइड हमारे पास बनते चले जाएंगे। तो ये 2-3 अपने पास रीजन है किसके, टेट्रामेथिलसिलेन के, कि हम रासायनिक विस्थापन या फिर केमिकल शिफ्ट में टीएमएस को यूज में इस रेफरेंस के रूप में या फिर स्टैंडर्ड के रूप में यूज में क्यों लेते हैं, ये आप लोगों के पास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कवर होता है यहाँ से ये टीएमएस का। अब इसके बाद में हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट की, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनएमआर का। मैंने आप लोगों को बताया अभी कि टीएमएस जो आप लोगों के पास होगी उस टीएमएस से स्टैंडर्ड के रूप में आप लोगों ने यूज़ किया, इस टीएमएस से जो भी प्रोटॉनों के अवशोषण संकेत हमारे पास होंगे उनमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, शिफ्टिंग होगी, उसी को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन क्या देनी है कि जो भी एनएमआर संकेत अपने पास होता है उसमें टीएमएस के आप लोगों के पास जो टीएमएस होगी वो टेट्रामेथिलसिलेन जिसको आप लोग बोलोगे, उसके रेफरेंस में हमारे पास क्या होंगे, जो भी अवशोषण संकेत मिलेंगे उनका हमारे पास क्या होगा, जितना विस्थापन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। अगर वो शिफ्टिंग अब आप लोगों के पास कहाँ हो रही है, वहाँ जब आप लोगों के पास डेल की तरफ आप लोग देख रहे हो तो डेल की तरफ अगर आप लोगों के पास लोवेस्ट वैल्यू की तरफ हो रही है तो आप लोग उसे बोलोगे कि यहाँ जो अपना प्रोटॉन है वो क्या हुआ है, शील्डेड हुआ है, परिरक्षित हुआ है। लेकिन जैसे ही डेल की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो आप लोग उसे क्या बोलोगे कि यहाँ जो अपना प्रोटॉन है वो क्या हुआ है, यहाँ पे डी शील्डेड हुआ है। तो डी शील्डेड होने के कारण अपने पास क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोटॉन जैसे अपने पास शील्डिंग और डी शील्डिंग हो जाएगी प्रोटोनों की, तो आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे कहाँ अपने पास प्रोटॉन शील्डेड होगा और कहाँ अपने पास प्रोटॉन डी शील्डेड होगा। तो ये जो आप लोगों के पास टर्म होती है शील्डिंग और डी शील्डिंग की, इसके हमारे पास क्या होंगे, इसको हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट में कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो रासायनिक विस्थापन को क्या करते हैं हमारे पास, आप लोगों के पास क्या करेंगे, रासायनिक विस्थापन को हमारे पास क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो आप लोगों के पास होंगे प्रभाव डाले, आप लोगों के पास होंगे केमिकल शिफ्ट को फैक्टर आप लोग अफेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास होगी। तो यहाँ तक की अपने पास बात होती है कि आप लोगों के पास केमिकल शिफ्ट की हमने डेफिनेशन देख ली। इसके अलावा हमने टीएमएस की बात कर ली कि टीएमएस आप लोग क्या यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो, टीएमएस को हमने क्यों यूज़ किया, ये सारी बात हो गई। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसमें वो अपने पास बात होती है इसमें शील्डिंग और डी शील्डिंग की आप लोगों के पास होंगे। तो यहाँ हम लेके चले इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो शील्डिंग और डी शील्डिंग आप लोग देख लोगे प्रोटॉन में, जो भी हम केमिकल फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे। इसके बाद में आप लोगों के पास मैंने अभी देखा हमारे पास 2 यूनिट होती है, इसमें 2 यूनिट कौन कौन सी ली हमने, एक तो हमारे पास होती है डेल और एक हमारे पास होती है टो। ये 2 यूनिट आप लोग लेके चलते हो एनएमआर में। तो इन दोनों यूनिट में क्या रिलेशन होता है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग। जो हमारे पास टो होती है, तो जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, tan माइनस डेल। ये आप लोग ध्यान रखना रिलेशन किसमें, डेल में और टो में। यहाँ से क्या होता है, कभी कभी आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देगा और दूसरी वैल्यू को आप लोगों को आप लोगों के पास दूसरी वैल्यू यहाँ से पूछ सकता है। जैसे आप लोगों को एनएमआर सिग्नल दे दिया कि सपोजेबल आप लोगों के पास कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या कर रहा है, इतनी डेल पर ये पिक शो कर रहा है, तो इसके टो का मान क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर डेल की वैल्यू देता है तो उसको टो में से माइनस 10 में से माइनस करके टो की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ये दोनों क्या है अपने पास, एनएमआर की यूनिट है, टो और डेल। इसके बाद में अगर बात करते हैं अपने पास ये वाली जो चीज़ आती है आप लोगों के पास, इसके लिए हमारे पास केमिकल शिफ्ट के लिए जो आप लोगों के पास फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, देखो इधर
केमिकल शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होगा, यहाँ देखिए हम केमिकल शिफ्ट, या फिर इसको ध्यान रखना आप लोग इसको डेल वैल्यू भी बोल सकते हो, ये अपने पास होती है डेल वैल्यू। ये जो अपने पास होगा डेल वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ में लोगे। एक तो आप लोगों को सैंपल यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा आप लोग रेफरेंस जो यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करना पड़ेगा, तीसरा जो आप लोगों का एपरेटस है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो आप लोगों के पास होती है हमारे पास, वो आप लोगों के पास यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, सैंपल की, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी किसकी, रेफरेंस जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो। इसके बाद नीचे जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगी, जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज़ कर रहे हो उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, प्लस हमारे पास क्या मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। ये जो वैल्यू आप लोगों के पास आएगी वो किस में आएगी, हमारे पास हर्ट्ज में आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6 से। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है किसका, केमिकल शिफ्ट का या फिर रासायनिक विस्थापन का। यहाँ से ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन का। अब आप लोगों के पास न्यूमेरिकल यहाँ से क्या कर सकता है, ये आप लोगों को फ्रिक्वेंसी है, ये जो मैंने आप लोगों के पास लिखी है नीचे, यहाँ पे देखो ये क्या है, न्यू जो आप लोगों के पास एस है, ये क्या है अपने पास फ्रिक्वेंसी ऑफ सैंपल। जो भी आप लोग सैंपल लोगे उसकी क्या है अपने पास फ्रिक्वेंसी, जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में आवृत्ति, जो आप लोगों के पास होती है वो होगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू, जो आप लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे आर, वो क्या है हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस में रूप में आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो, टीएमएस, तो यहाँ आप लोग संदर्भ के रूप में जो भी यूज़ करोगे उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद जो ओपी आप लोगों के पास है, ये ओपी हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये ओपी हमारे पास हो जाएगा इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, किसकी, इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों के पास हो जाएगी किसकी, इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये जो वैल्यू यूनिट ध्यान रखना है इसकी, ये जो यूनिट में अपने पास आया है वो किस में आया, आप लोगों के पास हर्ट्ज के रूप में, ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, हर्ट्ज के रूप में। अब आप लोगों को वो यूनिट चेंज करके भी पूछ सकता है, जैसे हर्ट्ज है उसको आप लोगों को मेगा हर्ट्ज में भी पूछ सकता है आप लोगों के पास। इसके अलावा आप लोगों के पास जो डेल की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये जो डेल की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी हमारे पास, पीपीएम, ये अपने पास होती है डेल की वैल्यू जो आएगी वो पीपीएम में हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो ये 2-3 आप लोगों के पास फॉर्मूले हैं किसके, केमिकल शिफ्ट के और टोके की, हमारे पास कैसे केमिकल शिफ्ट और कैसे टोकी वैल्यू आप लोगों के पास निकलती है। तो ये अपनी बात होती है किसकी, एनएमआर। एनएमआर में जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया वो आप लोगों के पास क्या है, केमिकल शिफ्ट का। केमिकल शिफ्ट का हमारे पास हमने क्या देखी, इसकी डेफिनेशन देखी, इसके बाद मैंने आप लोगों को टीएमएस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद में हमारे पास 2-3 जो आप लोगों के यहाँ से आप लोगों के पास क्या बनता है, यहाँ पे आप लोगों के पास फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने बताया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे किसके, इसके वो आप लोगों के पास फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट के, मतलब रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम बात करेंगे किसकी, शील्डिंग और डीशील्डिंग की, कि कब प्रोटॉन शील्डेड होगा और कब प्रोटॉन डीशील्डेड होगा, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।